नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अंडरस्टैंड हस्बैंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, यानी हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट को समझना कैसे। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को समझने के पहले समझते हैं कि सीमेन क्या है। सीमेन बेसिकली स्पर्म्स और सेमाइनल फ्लूइड का कॉम्बिनेशन है। 90 to 95% वॉल्यूम सेमाइनल फ्लूइड से ही बना होता है। स्पर्म्स भी जैसे महिलाओं के शरीर में अंडे बनते हैं और उसको फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं, उसी तरह स्पर्म का फॉर्मेशन पुरुषों के टेस्टिकल्स में होता है। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिकल्स में जो स्पर्म्स फॉर्म करते हैं फ्रॉम द प्रिमिटिव जर्म सेल्स, वो इमेच्योर होते हैं, उनमें अपनी कोई मोटिलिटी नहीं होती है। मैच्योरिटी का प्रोसेस आगे के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एपिडिडर्मिस में होता है एंड आफ्टर दैट स्टोरेज इन वैस डिफरेंस। वैस वो जगह है जहाँ ये स्टोर्ड रहते हैं इन मैच्योर फॉर्म बिफोर इजैकुलेशन, यानी सेक्स के वक्त जब ये बाहर आए उसके पहले की स्टोरेज की जगह वैस डिफरेंस है। यहाँ सुरक्षित स्टोरेज 2 से 3 दिन तक हो सकता है। उसके बाद इनकी वाइटलिटी और वायबिलिटी में कमी आने लग जाती है। यही कारण है कि संभोग हर 2 से 3 दिन पर होना चाहिए। ऐसी परामर्श आपको आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट देते हैं और सीमेन एनालिसिस के पहले आपको 2 से 5 दिनों तक संभोग ना करने की भी हिदायत देते हैं। स्पर्म्स के साथ जो सेमिनल फ्लूइड है वो उनके एसेसरी ग्लैंड्स में बनता है, जिसे कि हम प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। यहाँ से जो सेमिनल फ्लूइड आता है वो ना सिर्फ एक करियर है इन स्पर्म्स के लिए, बल्कि बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स से युक्त है, जिससे कि स्पर्म्स अपना पोषण करते हैं। ठीक तरह से उनकी चाल मेंटेन होती है, उनका पीएच मेंटेन होता है, ताकि वो महिलाओं के एसिडिक वजाइनल पीएच में मृत ना हो जाएं। लिक्विफैक्शन की उनमें कैपेबिलिटी आती है ताकि गतिशीलता आ पाए। ये सारी प्रॉपर्टीज स्पर्म्स के साथ जो सेमाइनल फ्लूइड है यही इनको प्रदान करती है। अब हमने समझ लिया कि सीमेन एक्चुअली है कैसा, तो अब हम सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो उसमें 2 तरह के कॉलम्स होते हैं। पहला जो आंखों से देखकर पता चल रहा है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने के बाद आपको पता चलता है। ये सारे पैरामीटर्स WHO द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार ही जांचे जाते हैं। और सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी मात्रा कितनी है। 0.5 ml या उससे अधिक वॉल्यूम नॉर्मल माना जाएगा। वॉल्यूम अगर कम है तो ये हमें एक हिंट देता है कि शायद सेमाइनल फ्लूइड के सिक्रीशन में या फॉर्मेशन में कोई कमी है। बहुत ज़्यादा है तो इससे ये पता चलता है कि या तो इजैकुलेशन बहुत दिनों से हुआ नहीं है और ये कलेक्टेड सीमेन है, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन है। सेकेंड प्रॉपर्टी, कलर कैसा है सीमेन का। जब आप कलर को देखते हैं तो यूजुअली एक ये ग्रेइश वाइट कलर होता है। अगर ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो तो आशंका होती है कि इसमें स्पर्म्स काउंट कम होंगे। कुछ रेडिश टिंज हो, लाल रंग का हो या मटमैला लगने लगे तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज इसका पीएच। पीएच क्यों जरूरी है ये आपको मैंने पहले ही समझाया। पीएच अल्केलाइन होना चाहिए, 7.2 to 7.4। नेक्स्ट थिंग, इसका लिक्विफैक्शन टाइम। जब सीमेन शरीर के बाहर आता है तो एक थक्के की तरह होता है। विदिन 30 मिनट्स वो तरल में बदल जाता है और ये बहुत ज़रूरी है ताकि स्पर्म्स मोटाइल हो सके और अपनी चाल से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात देखनी होती है स्पर्म काउंट्स का। 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा अगर स्पर्म काउंट है तो इसको नॉर्मल माना जाएगा। काउंट के बाद बारी आएगी इनकी मोटिलिटी को स्टडी करने की।
मोटिलिटी की ग्रेडिंग की जाती है फ्रॉम ग्रेड 4 टू ग्रेड 1। ग्रेड 4 वो स्पर्म्स हैं जो बिल्कुल रैपिड प्रोग्रेसिव मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी चाल सीधी है और रैपिड है। ग्रेड 3 ग्रेड 2 में स्पर्म्स की चाल धीरे धीरे कम हो रही होती है, और ग्रेड 1 स्पर्म्स वो हैं जो अपनी ही जगह पे बस हिल रहे हैं, वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए अच्छी मोटिलिटी वाले 40% स्पर्म्स की आवश्यकता होती है। थर्ड थिंग जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, वो है इनकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी बनावट कैसी है। स्पर्म्स एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, पर इसके भी पार्ट्स हैं लाइक हेड, नेक पीस, मिड पीस, बॉडी, टेल, और इन सब की बनावट का एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया तय किया गया है कि ये कैसा होना चाहिए। अगर ये इस क्राइटेरिया से थोड़े भी इधर उधर होते हैं तो इनको नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का स्पर्म नहीं माना जाता, और फर्टिलिटी के लिए 4% से ज़्यादा स्पर्म्स का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का होना जरूरी है। चौथी बात जो स्टडी करनी है वो है इनकी वाइटलिटी। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं भी हैं तो क्या जीवित हैं, ये देखने के लिए कुछ स्पेसिफिक डाइज का यूज किया जाता है और स्टडी किया जाता है। चौथी बात, स्पर्म सेल्स के साथ साथ कुछ राउंड सेल्स, पस सेल्स, ये अगर हैं तो कितने हैं। अगर ये 1 मिलियन से ज़्यादा है तो इन्फेक्शन की आशंका रहती है। उसके बाद फ्रुक्टोज कंटेंट है कि नहीं, जिससे ये पता चलता है कि आपका सेमिनल वेसिकल सही काम कर रहा है और स्पर्म्स को पोषण मिल रहा है। अगर इन सारे मापदंडों में कोई कमी आती है तो ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें और आगे की स्टडीज करनी है। वी नीड टू डिग डीपर। फर्स्ट स्टेप है वो ये है रिपीट द सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट। इसे आपको दोबारा करके देखना है। एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट पर हम कभी भी कोई डायग्नोसिस नहीं बनाते, इसे हम रिपीट करेंगे, और रिपीटेड वैल्यूज भी अगर ऑल्टर्ड हैं या सही नहीं आते हैं तो हम आगे के टेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। हार्मोनल रिपोर्ट, हार्मोन्स इन स्पर्म्स के बनने की प्रक्रिया को ट्रिगर करते हैं, वो क्या सही है या नहीं है। जनरल हेल्थ कंडीशन पेशेंट का सही है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड, स्क्रॉटम एंड टेस्टिस करके देखेंगे कि अंदर कोई और त्रुटि तो नहीं है। एंड एट द एंड जेनेटिक स्टडी, ताकि हम वो जेनेटिक डिजीजेज रूल आउट कर पाएँ जिसमें कि मेल इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। और अकॉर्डिंग टू ऑल दिस रिपोर्ट्स फिर तय किया जाएगा कि किस तरह की ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता होगी। क्या हम सिर्फ IUIs की ओर आगे बढ़ सकते हैं, IVF के साथ ICSI की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमें स्पर्म को सर्जिकली रिट्रीव करके आपके लिए ICSI करना होगा। एट द एंड आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि आपकी एनालिसिस रिपोर्ट अगर सही नहीं आ रही है तो ये आपकी फर्टिलिटी जर्नी का एंड नहीं है। आप अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से अपने ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हैं।